चलिए अब 9th प्रॉब्लम करते हैं और इससे कुछ सीखते हैं। A solution containing 1.984 grams of crystalline Na2H2O3, 1.984 grams of crystalline Na2H2O3 H2O in water required 40 ml of N/5 iodine for complete reaction. Calculate the value of X. X की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। Now this is standard iodine. This is standard iodine solution. देखिए, and standard iodine solution is used to determine the amount of this reducing agent. So this is in fact iodimetric titration. Iodimetric titration कहेंगे हम इसको। This would be called iodimetric titration. इसमें हम कहेंगे equivalent of Na2H2O3 is equal to equivalent of iodine. यह कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले Na2H2O3 का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं हम। लेट मी यूज कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस। Na2 के लिए 46 प्लस H2 के लिए 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 158 और वाटर का 18x। तो मॉलिक्यूलर वेट में लिखता हूं 158 प्लस 18x। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। अब लेट मी डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1.984 ग्राम से अपॉन 158 प्लस 18x। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब रिएक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, उस रिएक्शन को इधर लिख देते हैं। Na2H2O3 react with iodine to give you Na2S4O6 plus NaI। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल टू 1, यह भी पहले देख चुके हैं, लिख चुके हैं। कैसे? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +2 है और इधर +2.5। तो एक सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दोनों सल्फर मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। हम चाहे तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। हम हाफ रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करके देख सकते हैं। देखिए, ट्वाइस Na2H2O3 gives you Na2S4O6 प्लस 2 सोडियम आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम इस तरह से हम यहां देखते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइपो ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ हाइपो ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल टू 1 आ गया। अब इससे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू ABCNV फैक्टर। यह नंबर ऑफ मोल्स है, just number of moles into 1. This is the equivalent of hypo. Now if this is equivalent of hypo, iodine के equivalent आ जाएंगे। iodine के equivalent कितने? Normality into volume in liters. Normality is 1/5, volume in liters is 40/.
1000. This is the number of equivalent of iodine. इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो हमने लिख दिए हैं, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन हमने लिख दिए हैं. अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर देते हैं. इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो 1.984 इंटू 1 अपॉन 158 प्लस 18x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 40/1000. One can easily solve this to get the value of x, and I think x की value 5 आ जाएगी because I know that this salt have got 5 molecules, 5 water molecules of hydration. आप इसी समय इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए. मैं पीछे से आंसर देखकर सीधा लिख देता हूं. This is question number 9 and the answer to 9 is x is equal to 5. This is the answer. Please solve it and check it. मैं एक और बार रिकॉल करवा दूं. Here this is reducing agent. Hypo solution is reducing agent. This is reducing agent. And iodine is oxidizing agent. Standard iodine solution का इस्तेमाल हो रहा है. आयोडीन इसमें कंज्यूम हो रही है. स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है, आयोडीन कंज्यूम हो रही है. सच टाइट्रेशन वी कॉल इट आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन. हियर दिस स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. इज इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. हाइपो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 कैसे है, जरा बार बार इस बात को ध्यान से देखें. हाइपो सॉल्यूशन जो सोडियम थायोसल्फेट है 1.984 ग्राम्स को पहले हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. और दिस इज द वेट ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट. तो मॉलिक्यूलर वेट में हमने पूरा हाइड्रेटेड सॉल्ट का वेट लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट. इससे नंबर ऑफ मोल्स आए. ABCNV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आएगा. नोट इट डाउन. Be prepared for 12th problem. Now let us solve 12th problem. 25 ml of 0.107 molar H3PO4. 25 ml of 0.107 molar H3PO4 was titrated with 0.115 molar solution of NaOH to the end point identified by the color change of the indicator bromocresol green. Indicator जो है that is bromocresol green. This required 23.1 ml of NaOH. Now the same titration was repeated using phenolphthalein indicator, and this time 25 ml of 0.107 molar H3PO4 require 46.8 ml of 0.115 molar NaOH. What is coefficient of N this equation? अब देखिए क्या होता है. H3PO4 रिएक्शन उन्हें दे रखी है. H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है. इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 3 तक हो सकती है. डिपेंडिंग ऑन इंडिकेटर
किसी रिएक्शन में किसी जगह पर यह एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेसिसिटी 1 होगी। फॉर सम अदर इंडिकेटर यह 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेसिसिटी 2 होगी। और किसी इंडिकेटर के लिए यह तीनों H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और बेसिसिटी 3 हो जाएगी। हम कहते हैं H3PO4 react with N hydroxyl ion to give you NH2O and H3 minus N PO4 N नेगेटिव, यह रिएक्शन होगी। इधर हम कहते हैं इट्स बेसिसिटी इज इक्वल टू N, its basicity is equal to N because it is combining with N hydroxyl ion or it's releasing NH positive ion. Since it's releasing NH positive ion and combining with N hydroxyl ion, hence its basicity is N. अब क्या होगा, इसकी मोलारिटी जो हमें दिख रही है 0.107 मोलर, ये जो मोलारिटी दिख रही है इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी N इंटू 0.107, यह नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे जरा देखिए, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगी नॉर्मेलिटी N इंटू 0.107 इंटू 25, दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 जो हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, और NaOH की यह जो मोलारिटी है, NaOH की मोलारिटी दे रखी है, NaOH की एसिडिटी हम 1 कहेंगे, एसिडिटी 1 है, और यह इसकी 0.115, यह जो मोलारिटी है नॉर्मेलिटी होगी 1 इंटू 0.115, यह नॉर्मेलिटी हो गई। अब इसके मिली इक्विवेलेंट इंटू वॉल्यूम इन ml, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले विथ ब्रोमोक्रेसॉल केस 1, with bromocresol green, जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, यह कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। विथ ब्रोमोक्रेसॉल equivalent is N1 into 0.107 into 25, ये मिली इक्विवेलेंट कर लेता हूं मैं, मिली इक्विवेलेंट, दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन के साथ इट्स 23.1, सॉल्व करके N1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे केस में विथ फिनोप्थलीन, N2 is the basicity here, N2 into 0.107 into 25 is equal to, इधर मोलारिटी है 1 इंटू 0.115, दिस इज द नॉर्मेलिटी इंटू 46.8, दिस N2 हियर। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। मैं सीधा आंसर देख कर लिख रहा हूं। आई थिंक इस जगह पर मुझे तो दिख रहा है 1, N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इक्वल टू 2। Here it's 1 and here it's 2. It means basicity is 1 with bromocresol green and basicity is 2 with phenolphthalein. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखा जाना चाहिए। किसी और इंडिकेटर के साथ बेसिसिटी 3 तक आ सकती थी H3PO4 की। मोलारिटी को इंटू बेसिसिटी करा तो यह नॉर्मेलिटी हुई, नॉर्मेलिटी को इंटू वॉल्यूम इन ml करा तो यह मिली इक्विवेलेंट हुए। इसके भी मिली इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे
0.115 इंटू वॉल्यूम इन ml, तो यह मिली इक्विवेलेंट हुआ और इन दोनों मिली इक्विवेलेंट को हम इक्वेट कर रहे हैं. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. नोट इट डाउन and then prepare for 15th problem. जरा 15th प्रॉब्लम भी करते हैं. इन द बेसिक मीडियम CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन, बेसिक मीडियम में CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस H2O3 2 नेगेटिव टू फॉर्म, बेसिक मीडियम को मैं OH नेगेटिव इस तरह से लिख देता हूं, टू फॉर्म CrOH whole 4 negative and sulfate ion. How many ml of 0.15 molar, इसका हमको वॉल्यूम इन ml निकालना है, 0.15 मोलर Na2CrO4 would be required to react with 40 ml of 0.24 molar Na2H2O3. अब देखिए, we'll solve the problem by equivalent concept. No need of completing the reaction, no need of balancing the reaction. न तो रिएक्शन को कंप्लीट करने की आवश्यकता है, न ही बैलेंस करने की आवश्यकता है. हम बिना कंप्लीट और बैलेंस करे इस रिएक्शन को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हम रेडॉक्स चेंज देख लें. CrOH होल 4 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर और CrO4 2 नेगेटिव में क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर. इसके पहले भी हमने यह चीज थ्योरी में डिस्कस कर रखी है कि क्रोमेट आयन हमेशा Cr3+ में कन्वर्ट होता है रिएक्शन में. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इधर इसका 3 दिख रहा है. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 देखकर मैं कहता हूं इसकी जो मोलैरिटी 0.15 मोलैरिटी दे रखी है इंटू 3, दिस इज द नॉर्मैलिटी. यह इसकी नॉर्मैलिटी हो गई. अब H2O3 2 नेगेटिव, Na2H2O3 का ही यह आयन है, इसमें सल्फर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर और सल्फेट आयन में सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर. तो एक सल्फर +2 से +3 पर जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हुआ, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है. मगर इधर है 2 सल्फर, दोनों सल्फर मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 8 हो गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 8 देखकर हम कहेंगे 0.24 मोलैरिटी जो है, दैट इज 0.24 इंटू 8, दिस इज द नॉर्मैलिटी. हमने दोनों की नॉर्मैलिटी लिख दी. क्रोमेट आयन की भी नॉर्मैलिटी लिख दी और थायोसल्फेट सॉल्ट की भी नॉर्मैलिटी लिख दी. दिस इज क्रोमेट आयन, इसकी नॉर्मैलिटी, दिस थायोसल्फेट सॉल्ट, इसकी नॉर्मैलिटी. अब वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई करके हम मिली इक्विवेलेंट लिख देते हैं. 0.15 इंटू 3 इंटू V, दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमेट आयन. 0.24 इंटू 8 इंटू 40, दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन. अब दोनों के मिली इक्विवेलेंट हम जो कह रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CrO4 is equal to milli equivalent of Na2H2O3. हम यह कंसेप्ट लगा रहे हैं और
0.15 into 3 into V. This is equal to 0.24 into 8 into 40. This would give me the volume in ml. Let me see the answer and write it. आप इसे सॉल्व करके एक बार जरूर देख लीजिए. एंड आई थिंक इट्स विच आप एक बार चेक कर लीजिए. वैसे 15th 170.6 ml. 170.6 ml. प्लीज चेक इट. 1 से ऊपर हुआ 3. बिल्कुल सही दिख रहा है मुझको. Note it down and then start reading 18th problem. चलिए अब 18th प्रॉब्लम हम करते हैं. What is the strength of K2Cr2O7 solution? K2Cr2O7 solution की स्ट्रेंथ पूछी जा रही है. Whose 10 ml required 15 ml of n by 10 hypo for neutralization, complete neutralization. Now, this is a simple problem. सिर्फ रिएक्शन का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन जानने की आवश्यकता नहीं है. K2Cr2O7 hypo solution which is Na2S2O3 इसे ऑक्सीडाइज करेगा. कहां ऑक्सीडाइज करेगा इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमको सिर्फ यह जानना है कि एसिडिक मीडियम में यह क्रोमियम 3+ पर जाएगा. सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए. Na2S2O3 कहां तक ऑक्सीडाइज हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं. अब लेट अस से इट्स नॉर्मेलिटी इज n, तो मिली इक्विवेलेंट इज n into 10. दिस इज द मिली इक्विवेलेंट. और इसकी नॉर्मेलिटी है 1/10 नॉर्मल, तो इसके मिली इक्विवेलेंट हुए 1/10 into 15. इसके इतने मिली इक्विवेलेंट हुए. अब हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2S2O3. इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हम यह बात कहेंगे. मिली इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के हैं नॉर्मेलिटी इंटू 10 और मिली इक्विवेलेंट हाइपो के हैं 1/10 इंटू 15. तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.15. मैं पूरा ही लिखता हूं. नॉर्मेलिटी हो गई 0.15 नॉर्मल. दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7. अब इसके लिए हम एक और बात जानते हैं. K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो मैं कहूंगा दैट इज इक्वल टू 6. तो यह जो नॉर्मेलिटी आ रही है इससे हमें मोलारिटी आ जाएगी. मोलारिटी इज नॉर्मेलिटी अपॉन 6. दिस इज द मोलारिटी. तो इससे हमें स्ट्रेंथ आ जाएगा. स्ट्रेंथ करने के लिए हमें इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर देना होगा. स्ट्रेंथ के लिए इनटू मॉलिक्यूलर वेट. K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं. क्रोमियम का होता है 52, तो 2 into 39 प्लस 2 into 52 प्लस 7 into 16. ये जब सॉल्व करेंगे तो 294. दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7.
तो 0.15 by 6 into 294 ग्राम पर लीटर। यह नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और स्ट्रेंथ ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन, और ये ही आंसर है। ध्यान से देखिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 18th। इनफैक्ट आई हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम। मैं 27th और 30th और 33rd भी आज ही करूंगा। इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। Now, let us solve 21st problem. बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कंसेप्ट पूरा समझ में आ चुका है और अब अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। कंसेप्ट आसानी से अप्लाई भी होता है, आंसर भी आते हैं। 12.53 ml ऑफ 0.0509 molar SeO2 is reacted with 25.52 ml of 0.1 molar CrSO4. Solution. In the reaction, chromium plus 2 was oxidized to chromium at +3. क्रोमियम +2 से +3 पर चला गया है। टू व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेनियम was converted in the reaction? Write the redox change for SeO2. अब देखिए, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो सेलेनियम पक्का है रिड्यूस होएगा। सेलेनियम इधर +4 पर है, इधर सेलेनियम +4 पर है। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। इधर सेलेनियम +4 पर है और इधर सेलेनियम +n पर जाएगा, वेयर n मस्ट बी लेस देन 4। अब CrSO4 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, +2 से +3, +2 से +3, और SeO2 के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 - n। This is the change in oxidation state, 4 - n. इधर +4 है, इधर n, where n is less than 4। तो हम कहेंगे ये जो इसकी मोलारिटी है 0.0509, यह जो मोलारिटी है यह इंटू 4 - n, यह नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और इसके लिए यह जो 0.1 मोलारिटी है इंटू 1, यह नॉर्मेलिटी हो जाएगी। दोनों की नॉर्मेलिटी हो गई। अब हम दोनों के इक्विवेलेंट लिख दें। नॉर्मेलिटी 0.509 इंटू 4 - n इंटू 12.53 मिली इक्विवेलेंट, और इसके लिए हम लिखेंगे 0.1 इंटू 1 इंटू 25.52। दिस इज द मिली इक्विवेलेंट। अब जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो क्या है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ SeO2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ SeO2 is equal to milli equivalent of CrSO4। यह कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, कर देते हैं। 0.0509 इंटू 4 - n इंटू 12.53 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 इंटू 25.52। सॉल्व फॉर n एंड यू वुड गेट द आंसर। जरा ध्यान से देख लीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया गया है और 21st का यह जो आंसर आ जाएगा दैट इज सेलेनियम एट 0, n = 4 ही आ जाएगा। और यह आ जाएगा कि ये जो SeO2 है
इसमें सेलेनियम +4 से 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके सेलेनियम 0 में जा रहा है। Note it down and be prepared for 24th problem now.